हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। तो अपन जो क्लास पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें 2 लेक्चर आपको दे दिए थे। पहले तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनमें आईपीसी नोमेनक्लेचर या उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो चीजें थी उसके अंदर वो मैंने आपको बताए थे, जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था उनका। फिर उससे लास्ट क्लास में जो पायरोल का सिंथेसिस होता है वो आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो आज अपन जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो पायरोल होता है उसकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसका अपन डिस्कशन आज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक स्टूडेंट है उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर एक रिएक्शन है वो भी हमें आप बता दीजिए। तो मैं पहले आपको वो रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में जो है ना आप जो है जो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस है वो आप जो है यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे। और आज जो है आपको मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहूंगा कि आप जो चैनल है उसको या जो वीडियो है उनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको आज वीडियो जो है उसमें इस तरह की ट्रिक बताई जाएगी। आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे कि कई सारे रिएक्शंस है ना उनका आंसर आप एक साथ ही निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार जो स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ एक बार। तो उन्होंने मेरे से पूछा था एक रिएक्शन होती है हैंड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? हैंड्स। तो हैंड्स जो रिएक्शन है वो क्या होती है, तो मैं आंसर बता रहा हूं इसका। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको नोर पायरोल, उस टाइप से रिएक्शन है ये। जैसे ये जो कंपाउंड है इसमें यहाँ पर CH3 अगर होता तो इसको बोलते हैं एसीटोन। तो ये क्या हो गया, अब क्लोरो एसीटोन हो गया। ये क्या हो गया? क्लोरो एसीटोन। क्या हो गया? क्लोरो एसीटोन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन AAE के साथ, एसीटो एसिटिक ईस्टर के साथ, एसीटो एसिटिक ईस्टर के साथ। ठीक है, और प्लस में इसके साथ लेते हैं अमोनिया NH3। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन दी जा सकती है, या तो ये नाम दिया जा सकता है हैंड्स रिएक्शन, या फिर ये रिएक्टेंट दिया जा सकते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। और रिएक्शन को पूरा करने के लिए पूछते हैं आपसे। तो देखो करना क्या होगा, मैंने आपको जो भी नाम बताया है वो इसलिए बताया है क्योंकि ये रिएक्शन जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसका जो आंसर है वो आंसर अपने पास होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर CH3 आ रखा है CH3 तो उसको अपन बोलते हैं Me मिथाइल, और कहीं पे C2H5 है तो उसको बोलेंगे ET मतलब इथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पायरोल डेरिवेटिव है, वही जो कंपाउंड है वो एक तरह से पायरोल का डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो इससे पहले वाली रिएक्शन जो थी ना, जो उसको आप देख सकते हैं कि नोर पायरोल रिएक्शन जो थी उसमें CH3 और CH3 मतलब एक दूसरे के अपोजिट थे। CH3 और COET और COOET दोनों अपोजिट एक दूसरे के आ रहे थे। तो उसी तरीके की रिएक्शन जो है वो ये भी है। इसमें देखो आपको जो साइड प्रोडक्ट है उनको वैसे लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि साइड प्रोडक्ट कौन से फॉर्म होंगे तो उसके लिए आप देख सकते हो कि जैसे ये जो Cl है वो इसमें कहीं भी यूज नहीं हुआ, और Cl हमेशा किसकी फॉर्म में निकल सकता है? HCl की फॉर्म में निकल सकता है। तो Cl जो है वो तो एक तरह से किसकी फॉर्म में निकल गया? HCl की फॉर्म में। इसमें देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि NH है ना, NH वो यूज हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बच रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा यहाँ पे यूज हो गया। CH3 दोनों है ना वो भी पूरे के पूरे यूज हो गए। अब यहाँ पर जो है ना टोटल पूरे कंपाउंड को अगर देखते हैं अपन, पूरे यौगिक को देखें अगर, तो इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो एक भी नहीं आ रहा, एक भी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ना ऑक्सीजन नहीं है, बस ये जो COOET है ये वाला यहाँ पर आ गया भाई। ये जो COOET है ना इसको COET लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन इसमें आ गए इस कंपाउंड में पूरे में, और कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो इसको 2 ऑक्सीजन को जब हटाएंगे अपन तो इसके लिए हमेशा क्या यूज होगा? 2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मैंने पहले भी कह रखा था आपको, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। और आज जो है आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसके बाद में आपको रिएक्शंस है वो इजी लगने लग जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, या चैलेंज मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो बेंजीन है, बेंजीन वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और पायरोल जो है वो भी क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, देखते जाइए आपको बहुत सारी ट्रिक जो है वो अब नजर आने वाली है। उसके बाद में आपकी रिएक्शन जो है ना उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपको। देखिए ये जो है ये इसको अपन क्या बोल रहे थे? पायरोल। एक चीज हमेशा याद रखना
एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक मतलब जैसे ही आपको एरोमेटिक टर्म मिल जाए उनमें आप एक आंसर जो है वो हमेशा याद रखना, और वो जो आंसर है वो है केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल आपको बहुत इजी वे में रिएक्शन जो है वो समझ में आने वाली है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब था प्रतिस्थापन, तो इसी अभिक्रिया का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक यौगिकों की विशिष्ट अभिक्रिया कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे एक चीज और पता लग गई यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है ना उसपे प्लस चार्ज होता है, और प्रतिस्थापन का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरे का आना, एक की जगह पर दूसरे का आना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। तो देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन कहां पर होगा? प्रतिस्थापन होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो पोजीशन है उनमें से सेकंड नंबर पर। कौन से नंबर पर? सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो ये जो है ये अभी अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के बाद में और दूसरी अभिक्रियाएं देखेंगे, उनमें पता चलेगा कि जो NH है, NH वो एक द्वितीयक एमीन होती है, सेकेंडरी एमीन होती है, जिसकी वजह से इसका बेसिक नेचर होता है, वो नहीं देखना अपन। तो अब जो मैं बता रहा हूँ आपको उस पर पूरा फोकस कीजिए बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर किसी रिएक्शन में आपको यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा मिल जाए HNO3, क्या मिल जाए? HNO3 लिखा मिल जाए, और उसमें अगर इसके पहले कंसंट्रेटेड टर्म लिखा जाए तो और भी बढ़िया है, लेकिन आप तो इतना ध्यान रखो बस कि HNO3 लिखा आ गया और एरोमेटिक कंपाउंड है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको पायरोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, पायरोल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं एरोमेटिक कंपाउंड की HNO3 से रिएक्शन। मतलब आप यहाँ बेंजीन लिख दो, या पायरोल के अलावा जो थायोपीन, पिरिडीन, ये जो कंपाउंड थे, फ्यूरेन, ये जो कंपाउंड थे, या फिनोल, एनिलीन, कुछ भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उन सब की रिएक्शन एक साथ खत्म कर रहा हूं मैं आपकी। आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी खत्म हो गई है, मान लो। आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ी जो ट्रिक्स है ना वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्या बताया मैंने, HNO3 लिखा जाए एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो रिएक्शन जो है उसको बोलेंगे अपन नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में आप इस नाइट्रेशन को ऐसे याद रखो, नाइट्रोसन, नाइट्रो का मतलब NO2, नाइट्रो का मतलब NO2, नाइट्रो का मतलब है NO2, और सन का मतलब है एडिशन, जुड़ना, ठीक है। HNO3 और एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाए तो आप क्या मानेंगे? रिएक्शन कौन सी है? नाइट्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ NO2। क्या जोड़ना है आपको? NO2 जोड़ना है। ये मैंने बता ही दिया आपको, इसमें जो रिएक्शन होगी ना वो कहां पे होगी? सेकंड नंबर पर। तो जो भी चीज अपन जोड़ेंगे यहाँ पर वो कौन से नंबर में जोड़ेंगे? सेकंड नंबर पर, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन में आपको SO3 इसके साथ कोई कैटलिस्ट दिया जाए, जैसे मान लो पिरिडीन दिया गया, SO3 मेन चीज है, पिरिडीन तो कैटलिस्ट है इसमें। जैसे इसमें उत्प्रेरक अगर मान लो दिया आ जाए तो इस तरीके से दिया सकता है, ये हो गया एसी का मतलब एसीटेट हो गया, एसीटेट, ठीक है। तो डाई एसीटेट मतलब एक तरह से हो गया ये। कंसंट्रेट SO3 लिखा हो सकता है, मतलब मेन जो चीज है ना वो ये है, यहाँ पे कैटलिस्ट आपको कोई सा भी दिया हो सकता है। ऐसे SO3 लिखा हो गया, या H2SO4 लिखा भी आ सकता है, H2SO4 भी। तो उस केस में अपन रिएक्शन को कौन सी मानेंगे? सल्फोनेशन। क्या मानेंगे? सल्फोनेशन। और अगर आपको पता हो कि सल्फो का मतलब क्या होता है, सल्फो का मतलब होता है SO3H, SO3H, ठीक है। अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता हो तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप की टेबल पढ़ा रखी है, लाइव क्लास की वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के अंदर, उसमें आपको ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल मिल जाएगी, वहां से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। SO3 और पिरिडीन मिल गया, क्या जोड़ देंगे? SO3H जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें क्या करना है, बाकी अगली रिएक्शन में अपन को क्या चीज देखनी होगी। जैसे मान लो अगर किसी रिएक्शन में से लिखा गया CH3CO होगा होल्ड वाइज और O, क्या लिखा गया? CH3CO होगा होल्ड वाइज और O। तो इसमें से जो ग्रुप है ना, इसमें से ग्रुप जो है वो ये CH3 और CO, जो ग्रुप यहाँ पर है CH3 और CO, मतलब एक्चुअल में इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट। नेम रिएक्शन है ये, आज बहुत सारी नेम रिएक्शन आपके सामने आने वाली है, फ्रीडेल क्राफ्ट। और इसमें ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड ग्रुप, तो इसलिए इसको बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यहाँ पर कैटलिस्ट या तो लिखा आ सकता है AlCl3 या फिर लिखा आ सकता है SnCl4। मैं फिर कह रहा हूँ आपको फोकस किस पे करना है? HNO3 पे, SO3 पे, इसके ऊपर, ठीक है। उसके साथ जो कैटलिस्ट है वो कोई सा भी दिया आ सकता है, ठीक है।
तो इसमें एसिटाइलेशन का मतलब क्या हो गया, CH3CO ग्रुप जुड़ेगा। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, CH3CO ग्रुप जुड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, और अगली रिएक्शन के लिए बोले तो ये फिल्टरक्राफ्ट रिएक्शन हो गई। ऐसे ही अगर आपको कहीं पे भी दिया आ गया CO2, क्या दिया गया, CO2, तो CO2 वाली रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे। क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन। कोल्बे का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, नाइट्रो इसका बता दिया, NO2 जुड़ेगा, इसमें SO3H जुड़ेगा, इसमें CH3CO जुड़ेगा, और कोल्बे में क्या जुड़ेगा, COOH। ठीक है, उसके बाद में अगर कहीं पे से दिया गया HCN और HCl, और एक दिया गया मान लो CH3CN और HCl, तो देखो इसमें और इसमें अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंतर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है H और CH3 का। तो जब H है ना, H, तब तो जुड़ेगा CHO। ठीक है, और CH3 है तब जुड़ेगा COCH3। दोबारा देखो, अगर यहाँ पर H है, देखो बाकी सब कॉमन है इसके अंदर, आप इस चीज को पकड़ो, यहाँ से H है तो CHO, और मतलब H है तो H आ गया, और CH3 है तो CH3 आ गया। ठीक है, और एक लास्ट जो नेम रिएक्शन है वो है, अगर यहाँ पे लिखा दिया जाए आपको CHCl3 और KOH। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसको भी आप इसके साथ याद रख सकते हो, ये दोनों रिएक्शन एक ही है, इसमें भी CHO जुड़ता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं इसका क्या नाम होगा, इस रिएक्शन का नाम लिख देता हूं इधर में। इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन, गाटरमान अभिक्रिया, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाउबेन-होस रिएक्शन, और इसको बोलते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। तो देखो आपके सामने नेम रिएक्शन ही नेम रिएक्शन आ रही है। 3 नेम रिएक्शन मैंने इधर लिख दिए, चौथे नंबर की नेम रिएक्शन ये हो गई है, और 5वें नंबर की नेम रिएक्शन ये है, और ये तो एक सिंपल नाम आपको यहाँ पर दे रखा है। अब मैं इनके प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जैसे ही ये रिएक्टेंट, जैसे मैं आपको पहचान बता दी कि क्या जुड़ेगा, बस उस चीज का ध्यान रखो। आप इसका ध्यान नहीं रखना है, मैंने पहले भी कह दिया आपको। अगर मैं मान लो यहाँ पे फिनोल कर दूं, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दूं, OH ऐसे, तो ये नियम चेंज नहीं होंगे, नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे CHO कर दिया ऐसे, तो भी ये नियम चेंज नहीं होंगे, ऐसे कैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट रिएक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, जो पायरोल है उसमें सेकंड नंबर पे क्या लग जाएगा, NO2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे क्या लग जाएगा, इसके अंदर SO3H। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसमें मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या लग जाएगा, COCH3। इसमें क्या बताया था अभी, क्या जुड़ेगा, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे COOH। इससे नेक्स्ट वाले में क्या बताया, जो गैटरमान रिएक्शन है उसमें क्या बताया, यहाँ पे लग जाएगा CHO। हाउबेन-होस रिएक्शन है उसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पर COCH3। और जो लास्ट रिएक्शन है राइमर-टीमान रिएक्शन है, उसका प्रोडक्ट मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CHO। ठीक है, तो देखो आपको ये जो ट्रिक है ना वो कैसी लगी, और ये जो मैंने तरीका बताया है आपको, वो तरीका जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मेरा चैलेंज है, इस तरीके से जो है ना आप रिएक्शन के आंसर तुरंत निकाल पाओगे। और आप पेपर उठा के देख लेना पिछले सालों के, उनमें हर एक एग्जाम के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पायरोल की रिएक्शन है ना, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर दी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो में आज ऐसे नहीं कहा है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, कंप्लीट आपकी इच्छा हो तो देखिए। और दूसरा, लाइक और कमेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं आपको। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो आप ऑटोमेटिकली लाइक कर देंगे, और कमेंट आप जरूर करें। कमेंट के लिए जरूर कहूंगा मैं कि कमेंट कीजिए आप, जिससे कि मेरे को पता लग जाए और मैं लेटेस्ट ट्रिक और आपके लिए इसी तरीके से बनाऊं। ठीक है, उसके बाद में अब आगे अपन जो है वो कुछ रिएक्शन और देखते हैं। ये सब थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब अपन देखते हैं जो पायरोल है उसकी केमिकल रिएक्शन में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अभी देखते हैं अपन कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मतलब असंतृप्त यौगिक होते हैं ना, उनमें जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन आपको जब फर्स्ट क्लास अपनी थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो उसमें बताया था कि जो
इनमें एडिशन रिएक्शन जो होती है ना वो बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन अगर फिर भी रिएक्शन के लिए बोला जाए कि आपसे एडिशन रिएक्शन करवानी है तो देखो करना क्या है, अलग अलग कैटलिस्ट मैंने आपके सामने लिख रखे हैं यहाँ पर। अगर निकल और हाइड्रोजन दे रखे हैं तो जैसे निकल जब भी आता है तो हाइड्रोजनेशन होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वो सारे एक साथ ही हट जाएंगे। जैसे आप इसको याद रखना चाहो तो यहाँ पे 2H2 याद रख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे 2H2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली H2 लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट वो ये है, क्योंकि ये सबको जनरली याद रहता है, ये वाला याद नहीं रहता। इसमें अपन क्या करते हैं, या तो जिंक से रिएक्शन करा देते हैं इसकी, या CH3COOH में से कुछ इसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना, जब भी जिंक है ना, जिंक किसी एसिड के साथ आता है, याद रखना हमेशा, ये भी ट्रिक है, जिंक कभी भी एसिड के साथ आता है तो हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, हिंदी में बोलते हैं अपचयन। जब भी जिंक है ना, जिंक किसी भी एसिड के साथ, अम्ल के साथ आता है तो अभिक्रिया जो होती है ना वो कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ पे HCl भी लिखा हो सकता था, ठीक है। और इसमें फर्क यही है कि ये जो होता है ना, ये होता है पार्शियल रिडक्शन, आंशिक अपचयन। कौन सा होता है, आंशिक। आंशिक का मतलब हुआ कि इसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड हटेगा, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड जो हट रहा है ना उसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से लगा सकते हैं, बाकी और कहीं भी लगा सकते थे। बाकी एक डबल बॉन्ड जब तक है तो उसको आप एक डबल बॉन्ड को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसको प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद में जब भी HI आता है ना, HI, और ये P का मतलब है रेड फॉस्फोरस, मतलब ये एक तरह से लाल फॉस्फोरस है, जो कि फॉस्फोरस का अपर रूप होता है, एलोट्रोप्स होता है। तो जब भी ये आता है तो ये हमेशा कन्वर्ट करता है इसमें एल्केन में। मतलब अगर ये डायरेक्ट दिया होता है ना ऐसे तो भी यही आंसर आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, ये इसको ध्यान रखो आप। इसका जिंक और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये बनेगा एक तरह से पायरोलिन, ठीक है। पायरोलिन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पायरिलिडीन। उसके बाद में सेकंड देखो, इसमें सेकंड या थर्ड टोटल जो रिएक्शन है उसमें से थर्ड रिएक्शन देखो, ये टर्म लिखिए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी। क्या मतलब होता है इसका, उभयधर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उभयधर्मी नेचर क्यों बोल रहा है, ये एम्फोटेरिक नेचर क्यों बोल रहे हैं। तो फर्स्ट जो कारण है वो है कि जो NH है ना, NH, क्या NH, जैसे कहीं पे NH2 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक एमीन। और कहीं पे NH लिखा हुआ है NH, इसका मतलब होता है 2 डिग्री एमीन, मतलब द्वितीयक एमीन। और कहीं पे N लिखा होता है N तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री या तृतीयक एमीन। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये हो गई कि इसमें ये जो NH प्रेजेंट है इसकी वजह से इसका नेचर कौन सा होता है, बेसिक। तो पाइरोल एक्ट एज लेविस बेस, मतलब बेस की तरह बिहेव करता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH ग्रुप। NH ग्रुप की उपस्थिति की वजह से इसका जो है ना कौन सा गुण होता है, क्षारीय। कौन सी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये इसको रिंग के अंदर दे सकता है, और रिंग के अंदर देकर इसमें क्या होने लग जाएगा, अनुनाद। क्या होने लग जाएगा, अनुनाद, जिसको बोलते हैं अपन षष्टक पूरा हो जाएगा इसका। षष्टक का मतलब होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से हक्कल रूल को फॉलो करता है ये, और हक्कल रूल को फॉलो करने की वजह से कौन सा नेचर होता है इसका, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये लोन पेयर जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसके पास है ना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो उसकी वजह से इसमें से क्या हटने लग जाएगा, H+ हट जाएगा इसमें से। H+ है वो क्या हट जाएगा, इजीली हट जाएगा। तो देखो बेसिक नेचर तो क्यों है, NH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। NH समूह इसके अंदर उपस्थित है इसलिए क्षारीय होगा। दूसरा, अम्लीय क्यों है ये, अम्लीय इसलिए है कि ये H+ देता है। H+ क्यों देता है उसका कारण मैंने क्या बताया आपको, ये जो लोन पेयर है वो इस रिंग के अंदर चल जाता है, जिससे कि इसके अंदर से H+ आसानी से निकल जाता है। अब H+ निकलने के बाद जो समूह बचेगा उसकी जो है उसका स्थायित्व है अनुनादी संरचना के द्वारा वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। उनको मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि जो समूह है वो आने पर अनुनादी संरचनाएं जो है वो कैसे बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो समूह होगा वो कौन सा होगा, NH है ना, NH, उसका लोन पेयर अगर इधर आता है तो ये H+ इसमें से हट जाएगा, और H+ हटने के बाद ये जो N है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस। भाई अगर इस H को हटाते हैं तो हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता क्या होती है, कम होती है नाइट्रोजन से, मतलब एक तरह से ये हो जाएगा अपने पास पॉसिबिलिटी। उसके बाद करना क्या है आपको, ये जो लोन पेयर है इसको यहाँ पे भेजो, और इस पाई बंद को इसके आगे भेज दो, पाई बॉन्ड जो उसको इसके आगे भेज दो। तो इस तरीके से अपन जहाँ पे चलते चले जाएंगे
जहां पे एरो का हेड होता है ना, हेड, वहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसका तो क्या आ रहा है हेड और इसकी आ रही है टेल, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर जो है ना माइनस चार्ज की वजह से लोन पेयर बन गया, फिर ये आगे शिफ्ट होगा इसी तरीके से, ठीक है, और आगे शिफ्ट होगा तो पॉसिबिलिटी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, ये डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इधर, फिर उसके बाद में वही लोन पेयर बना यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है आगे शिफ्ट हो गया। तो एक तरह से आप देखोगे ना यहाँ पर, तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो कौन सी, वो ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चार्ज है ना, चार्ज उसका मूवमेंट हो रहा है, और 5 प्रकार की कुल यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ये जो 5 अनुनादी संरचनाएं बन रही है इसकी, इन 5 अनुनादी संरचनाओं से ये पता चलता है कि जो पायरोल ऋणायन है, पायरोल पे जो ऋणायन आ रखा है एनायन, वो क्या करता है, अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन या स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आज की क्लास है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आज की क्लास को देख लेगा वो यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन तो 100% कर ही देगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन ऐसे दे दी जाती है कि CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वैसे बोलते हैं इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसलिए प्लस चार्ज आएगा, CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, H पे कौन सा चार्ज है, प्लस, तो इस पे माइनस, तो H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, ठीक है। तो आंसर जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर तो N है, N के साथ तो कौन जुड़ जाएगा, MgBr, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा CH4, तो ये मीथेन है ना, मीथेन, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस चार्ज आ गया था, यहाँ पर माइनस चार्ज। अब मैग्नीशियम आयनिक बंध बना था, आयनिक बॉन्ड, इसलिए अपन जो है यहाँ पर बंध नहीं बना रहे इनके बीच में, ठीक है। तो आज अपन ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो पायरोल किस तरीके से देता है, दूसरी रिएक्शन बता दी आपको एडिशन रिएक्शन, और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि एम्फोटेरिक नेचर इसका क्यों होता है, उभयधर्मी गुण इसके अंदर क्यों होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास है ना आपको शायद पसंद आई होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज लाइव के लिए आपको नहीं कहूंगा, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से जो है ना बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए तो आपको एप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप खुद समझ सकते हैं, खुद समझदार है क्या करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।